ये लगता है ना एक्चुअली ये मुहावरा है, ये पुराने ज़माने का मुहावरा के 100 रुपए की गल की थी। एक्चुअली एक मुतजाद चीज़ है जिसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं कि हैरत अंगेज़ तौर पर जो लोग भी इस बीमारी को प्राइमरी क्रॉनिक मान लेते हैं, यानी प्राइमरी का मतलब है कि ये जेनेटिक्स में पाई जाती है, जिस्म के अंदर हड्डियों के नीचे कहीं जीन्स में छुपी हुई होती है और दाएं बाएं रिश्तेदारों से आती है। एडिक्शन की बीमारी, नशा करने का फेल नहीं, नशा करने का फेल और एडिक्शन की बीमारी में फ़र्क है। नशा करने का फेल दाएं बाएं माहौल से आता है, नशा करने से एडिक्शन होगी कि नहीं होती इसका फैसला जीन से आता है। दो बातें बहुत डिफरेंट है, नशा करना और नशे की थोड़ी सी मिकदार से लुत्फ़ उठाते रहना, ये नशे का इस्तेमाल है, ड्रग यूज़ है। ड्रग यूज़ आता है, दाएं बाएं माहौल से मशवरा मिलता है और बंदे का मूड मिजाज ख़राब होता है, ज़रूरत सी महसूस वो करता है और ऊपर से कोई सुलह मार लेता है, जैसे किसी को प्यास लगी हो और कोई पानी का पूछ ले, तो इससे ड्रग यूज़ शुरू होता है। और ड्रग यूज़ शुरू होने का मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि नशे की बीमारी यानी एडिक्शन भी आएगी। ड्रग यूज़ जो लोग करते हैं उनमें से 10 में से तकरीबन 8-9 लोग सिर्फ ड्रग यूज़ करते रहते हैं, उनको नशे की बीमारी नहीं आती। 10 में से 8 या 9 ड्रग यूज़ करते रहे। सर ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि नशे की बीमारी और चीज़ है, ड्रग्स यूज़ करना और चीज़ है। मैं समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ कि अगर कोई बंदा नशे का इस्तेमाल करता है, दाएं बाएं मशवरा सुन के, किसी का कहना सुन के, किसी की राय सुन के अगर कोई अपने दिल से सोच के नशा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नशे का मरीज़ है। चाहे वो रोज़ाना नशा करे, चाहे वो 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक नशा करे और कोई दिन नागा ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नशे का मरीज़ है। इसका मतलब है कि वो ड्रग यूज़र है। लेकिन नशे की बीमारी एक इससे थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ है कि जब आप नशा करें और आपको नशा ना हो और आपको ज़्यादा नशा करने पड़े ताकि आपको नशा हो जाए, और थोड़ा नशा करने से आपका गुजारा ना हो और ज़्यादा नशा करने से आपको साइड इफ़ेक्ट हों, मुश्किलात हों, आपको बहुत वक्त खर्च करना पड़े, बहुत पैसा खर्च करना पड़े, बहुत मुखालफतें मोल लेना पड़े और आपको नशे पे कोई कंट्रोल ना हो, जितना भी आप करें वो थोड़ा लगे और असर ना हो, नशे में बरकत जब नहीं रहती तो हम कहते हैं ये नशे की बीमारी आ गई। इसे डिजीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको कहते हैं एडिक्शन का और ड्रग यूज़ का फ़र्क। अगर कोई रोज़ करता है लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार करता है, नॉर्मल डोज करता है, किसी दिन ना भी करना चाहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये नशे का यूज़ है, ये मशगला है। और 10 में से 8 या 9 बंदे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और 10 में से 1 या 2 बंदे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नशा करते करते उनके नशे में बरकत नहीं रहती, वो ज़्यादा नशा करने लगते हैं, असर कम होने लगता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, नशा दुगना चौगुना होना शुरू हो जाता है और प्लेयर कम से कम होता है और साइड इफ़ेक्ट आते हैं। मोटर स्किल्स में फ़र्क आ जाता है। याद रखें, मोटर स्किल्स होती हैं मूवमेंट जो है हमारी, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, जैसे मैं ये चल फिर रहा हूँ, मोटर स्किल्स में ख़राबी आ जाती है और कई दफ़ा एक कंधा नीचे और एक ऊपर हो जाता है। नशा करते करते कई दफ़ा चला नहीं जाता तो ऐसे चलते हैं जैसे ब्रेक डांस कर रहे हों, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाती है। और इसके अलावा दिमाग में चीज़ों का असर नहीं होता। जिस चीज़ पे कोई
शर्मिंदगी होनी होती है उस चीज़ पे शर्मिंदगी कोई नहीं होती, जिस चीज़ पे पशमानी का इजहार करना होता है बंदा वो कोई नहीं करता, कोई गैर कानूनी हरकत करें तो रुकावट कोई महसूस नहीं होती, चाका खुल जाता है, चाका खुल जाता है, जैसे टाई रॉड नहीं खुल जाता बसों का, इस तरह चाका खुल जाता है। बंदा कोई भी हरकत, लड़ाई झगड़ा फसाद करने के लिए तैयार रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि दिमाग के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आ गई हैं और उनको अपने आप पे कोई इख्तियार नहीं रहता और वो सिर्फ एक काम तरजीहन करने लगते हैं जिसे नशे का गोरखधंधा कहते हैं। तो ये बात कि कुछ लोग नशा करने वाले होते हैं जो मुआशरे में आपको नज़र आते हैं और यकीनन आप उन लोगों को या जानते हैं और मेरी बात करने से आपको याद आ रहा होगा कि अच्छा वो फ़लाँ जो हमारा साथी है या जो फ़लाँ बंदा है वो नशे का इस्तेमाल करता है और फ़लाँ बंदा नशे का मरीज़। जो लोग मर्ज़ी से इलाज में आते हैं और जो लोग मर्ज़ी के बग़ैर इलाज में आते हैं, नतीजे दोनों के एक जैसे ही होते हैं। मर्ज़ी या मर्ज़ी के बग़ैर का कामयाबी से ताल्लुक़ नहीं है। जो मर्ज़ी से इलाज में आते हैं उनका इलाज थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है, जो मर्ज़ी से इलाज में नहीं आते उनके घर वाले उनको बाद में देर से इलाज में लाते हैं, पर कामयाबी दोनों में एक जैसे प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। फिर इस पे आते हैं वापस। नशे का इस्तेमाल और नशे की बीमारी, इन दोनों में फ़र्क है। जैसे मुझे बताइए कि गाजरों का हलवा कोई बंदा खा रहा हो या कोई बंदा डायबिटिक हो, इसमें क्या फ़र्क है? गाजरों का हलवा खा रहा हो या शुगर का मरीज़ है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि उसकी शुगर हाई हो जाएगी, क्योंकि उसके जिस्म में जो शुगर का निज़ाम है वो कमज़ोर हो चुका है, शुगर से निपटने का निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। तो हमारे जिस्म में नशे से निपटने का भी एक निज़ाम होता है जो कुछ लोगों में कमज़ोर हो जाता है अचानक और फिर उनको नशा इस्तेमाल करने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने लगता है। तो ये एक नशे का हमारे जिस्म में निज़ाम होता है, जिसका मतलब है कि कुदरत ने बंदोबस्त रखा हुआ है हमारे जिस्म में ड्रग करने का, अल्कोहल करने का, ये बंदोबस्त रखा हुआ है। कुदरत को पता था कि हम ये काम करेंगे, कुदरत को पता था, क्योंकि ने कुछ चीज़ें इधर उधर छुपा के रखी होती है। कुदरत ने अल्कोहल छुपा के रखी हुई थी, जो इंसान ने एक दफ़ा पता चला लिया और इंसान ने अल्कोहल इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, क्योंकि कुदरत को पता था कि मैंने अल्कोहल छुपा के रखी हुई है, मैंने अफीन छुपा के रखी हुई है, मैंने भंग चरस छुपा के रखी हुई है और इंसान एक दफ़ा ढूंढ लेगा। तो कुदरत ने उसका बंदोबस्त इंसान में रखा हुआ है, दूसरे जानवरों में नहीं रखा हुआ। जैसे कुदरत ने हवा में ऐसी लहरें छुपा के रखी हुई थी जिन पे आपका वाईफाई आता है। अगर वो लहरें हवा में मौजूद ना होती और इंसान उन लहरों को तलाश ना करता तो आज आपका सेल फोन वाईफाई की बजाय सुई गैस से चलता। हो सकता है सुई गैस से चलता, लेकिन लगता है कि ना, ऐसा नहीं मुमकिन है। तो आपने समझ लिया कि नशा करना और नशे की बीमारी में मुब्तला होना दो चीज़ें हैं। जो लोग नशा करते हैं और नशे की बीमारी में मुब्तला नहीं होते वो मौज मेला करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को मामूली सा फ़र्क पड़ता है। मामूली सा फ़र्क पड़ता है, मामूली सा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पसमानदगी उनकी ज़िंदगी में भी आ जाती है क्योंकि वो नशे के बगैर नहीं चल सकते। वो हैंडीकैप होता है उनका। उनको जब भी कोई काम करना हो तो वो पहले नशा करते हैं, फिर वो काम करते हैं। अगर कोई बंदा नशा करता है और कोई बंदा उसकी तरफ उंगली उठाता है तो वो एडिक्ट है। रूल ऑफ थंब ये है कि अगर कोई बंदा नशा करता है और कोई बंदा कहता है देखो अनु देखो ज़रा, तो उसकी तरफ अगर उंगली उठाता है तो इसका मतलब है कि वो एडिक्ट है। अगर कोई बंदा उंगली नहीं उठाता और वो अपने फ़राइज़ भी अंजाम देता है, बीवी भी उसकी शिकायत कोई ख़ास नहीं करती, वैसे कोई बीवी ऐसी होती नहीं जो शिकायत ना करे ख़ास,
लेकिन थोड़ा बहुत शिकायत करती है बीवी, और उसका बॉस भी शिकायत नहीं करता, मुआशरा भी शिकायत नहीं करता, और कहते हैं हाँ ये थोड़ा बहुत पीता है, और अपने गिले शिकवे कम से कम लोगों को मौका देता है, और कोई उंगली नहीं उठाता उसकी तरफ। एक तो ये हमने पता चला लिया कि नशा करना और नशे की बीमारी में मुब्तला होना, और नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं अंदर से, और नशा का इस्तेमाल होता है बाहर से। तो जो अंदर से जीन्स होती हैं वो उभर के सामने आती हैं, जैसे डायबिटीज़ में जीन्स उभर के सामने आती हैं, जैसे दिल की बीमारी में जीन्स उभर के सामने आती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में जीन्स उभर के सामने आती हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो ये जीन्स की वजह से होता है। लेकिन जो चीज़ें भी जीन्स की वजह से होती हैं उनका एक फैक्टर बाहर का भी होता है। डायबिटीज़ में भी एक फैक्टर बाहर का होता है कि बंदा खाने पीने में बेहतियाती करता है, वर्जिश नहीं करता, लड़ाई झगड़े करता है, और अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को कोई दखल नहीं देता, तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है। इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया में भी बाहर के फैक्टर्स होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी बाहर के फैक्टर्स होते हैं। वो लोग जो घर से जिनको लाया जाता है क्राइसिस इंटरवेंशन या फैमिली प्रेशर्स के ज़रिए जिनको लाया जाता है, और वो लोग जो खुद से इलाज में आते हैं, पहली बात यह है कि खुद से इलाज में कोई नहीं आता। पहली तो ये मिथ क्लियर कर लें, इट इज़ ए मिथ, ये गलत फहमी है कि कोई बंदा लोगों को पीछे करता हुआ, उछलता हुआ, छलांगे मारता हुआ कंधों के ऊपर से, जैसे किसी सिनेमा में नई फिल्म रिलीज होती थी तो लोग भागे आते थे टिकट निकालने के लिए खिड़की से, तो ऐसा कोई नहीं होता। क्योंकि कोई 35 साल पहले मैं गया था एक दफ़ा अमेरिका डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन को मिलने, जो कि अथॉरिटी हैं नशे की बीमारी पर, और मुझे उन्होंने बुला लिया, लेकिन वो पहले ही कुछ यंग डॉक्टर्स के ग्रुप से मिल रहे थे और जो उनसे दिलचस्प सवाल कर रहे थे, तो मैं भी बैठ के सुनने लगा। तो एक डॉक्टर ने उनसे सवाल किया कि डॉक्टर वर्नॉन बताइए कि अगर कोई बंदा आपके सामने आके यहाँ बैठ के कहे कि लो जी मैं आ गया हूँ, मेरा इलाज करें, तो आप क्या करेंगे? तो डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन ने कहा कि मैं अपनी कुर्सी से नीचे जा गिरूँगा। तो सारे हंसने लगे। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, एडिक्शन में कोई ख्वाहिशमंद नहीं होता कि मैं इलाज के लिए जाऊं, कहीं ना कहीं से प्रेशर डेवलप होता है, कहीं ना कहीं से प्रेशर डेवलप होता है, उसकी ज़िंदगी तंग होती है, जिसे हिट बॉटम करना कहते हैं, उसको मसाइल होते हैं, उसकी तरफ उंगलियां उठती हैं, उसकी तरफ बदनामी होती है। एक मिथ ये भी है कि अच्छा सोचने पे हैं किसी दिन साड़ा मरीज कहेगा मेरा इलाज कराओ, तो फिर अदा इलाज करावांगे तो ये ठीक होएगा। तो ये सारी गलत फहमियाँ हैं, ये गलत फहमियाँ हैं कि जब हमने किसी मरीज़ को इलाज में लाना होता है उसके लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जिसे हम कहते हैं कि एनेबलिंग छोड़ दें, और दूसरा हम कहते हैं कि प्रोवोकिंग छोड़ दें। और इसी का बदला हुआ वर्जन अब हम NLP के ज़रिए ये कहते हैं कि उसकी रिस्पेक्ट करें दिल से, और उसको कैपेबल समझें कि ए बंदा जड़ा है ना, ए अपनी ज़िंदगी को संभाल सकता है, ए कर सकता है, ए बहुत करू है। तो ये दो रवैये इख्तियार करने से मरीज़ को ये एहसास होने लगता है, प्रेशर आता है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कि मैं जाऊँ इलाज की तरफ जाऊँ। और इलाज के फिर कई तरीके हैं जिसके अंदर वो जा सकता है। उसमें से एक तरीका 12 कदमों के प्रोग्राम में जाना है, जहां वो लोग बैठे होते हैं कि जो नशे के मरीज़ होते हैं और जिन्होंने नशा छोड़ा होता है, और ये वो लोग होते हैं जो गलियों में ऐसे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं जो कि नशे के मरीज़ हैं और जिन्होंने अभी नशा नहीं छोड़ा, और वो उनको कह रहे होते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो। जैसे ये तबलीगी जमात वाले लोगों को नहीं पकड़ते कि आओ हमारे पास चलो, पढ़ो, ये करो, वो करो, तो वो भी इसी तरह के हैं। तबलीगी जमात भी एक्चुअली उनको देख के बनी थी। उनके 12 स्टेप हैं और तबलीगी जमात के कहते हैं कि 6 स्टेप हैं, और इन्होंने 2-2 स्टेप्स को एक-एक किया हुआ है, और नारकोटिक्स एनोनिमस वालों ने एक-एक स्टेप्स को 2-2 किया हुआ है। जैसे पहले हर स्टेप में है आमादगी और आगे जाके एक्शन, फिर आमादगी फिर एक्शन। तो
तो ये मिलती जुलती तरीक़े हैं, जो तबलीगी जमात वालों का तरीक़ा है वो भी उनसे काफ़ी मिलता जुलता है। आपको मैं जो बता दिया कि जो रिसर्च बताती हैं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि जो लोग मर्ज़ी से इलाज में आते हैं रिलेटिवली, और जिन लोगों को पुश करके इलाज में भेजा जाता है रिलेटिवली, दोनों में नताइज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। नताइज का ताल्लुक़ है कि इलाज में आने के बाद होता क्या है। इलाज में आने के बाद क्या होता है, इलाज का एक प्रोसेस है। इसी में एक और गलत फहमी है कि कोई एक इलाज होता है जिसे वो कहते हैं वन शॉट ट्रीटमेंट। कोई एक इलाज होता है वन शॉट ट्रीटमेंट, तो वो कहते हैं कि ये गलत फहमी है। देयर इज नो वन शॉट ट्रीटमेंट, कि कोई एक इलाज है। अच्छा, इसी की एक बदली हुई शक्ल है जिसे हम कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल। वन साइज फिट्स ऑल, जिसका मतलब यह है कि कोई एक ही इलाज है जो सबके लिए ठीक होता है। अच्छा, ये दोनों बातें गलत हैं। कोई एक ही इलाज सबके लिए ठीक नहीं होता, और वन शॉट ट्रीटमेंट होता है कि आप एक निशाना लगाएं, सीधा जाके चिड़िया को लगे। वो एक रिसर्च में उन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। एक कि आप दीवार पे कोई निशान लगा देते हैं इस जगह, और फिर आप किसी को कहते हैं कि निशाना लगाओ, और वो निशाना लगाता है, कभी वो यहाँ लगता है, कभी वो यहाँ लगता है, कभी वो यहाँ लगता है, पर यहाँ नहीं लगता जहाँ लगाना था। कभी करीब लगता है, कभी दूर लगता है। तो ये रिदम है। नॉर्मली जब आप कोई एडिक्शन ट्रीटमेंट में जा रहे होते हैं तो आप एक निशाना लगाते हैं, तो वो इर्द गिर्द लग रहा होता है, और आपको पता चलता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब कैसे आना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको बराह रास्त हिट कैसे करना है। एक तरीका यह है कि आप बुलेट पहले फायर करो, आप ठा करके बुलेट फायर करो जो यहाँ लगी है, और फिर उसके इर्द गिर्द आप दायरा लगा दो। इसको कहते हैं वन शॉट ट्रीटमेंट। वन शॉट, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जिसे वन शॉट ट्रीटमेंट कहा जाए, और ऐसा कोई इलाज नहीं होता जो हर एक के लिए फिट आता हो। बेशुमार उसमें फैक्टर्स होते हैं, मर्द औरत और गोरा काला, पढ़ा लिखा अनपढ़, एक नशा करने वाला या दूसरा या चौथा या पांचवा, या सारे नशे करने वाला, पढ़ा लिखा या अनपढ़, मुसलमान या क्रिश्चियन। ये सारे के सारे फैक्टर जो है उसके आउटकम पे असर अंदाज होते हैं, और उसके जो पहले के नज़रियात हैं, उसके पहले के नज़रियात हैं क्या, उन नज़रियात को बदलना कितना मुश्किल है, वो पहले की उसकी नेचर क्या है। हत्ता कि ये बात भी साइंस से साबित है कि नशे की बीमारी का इंसान के बुरे या अच्छे होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये बात जो मशहूर है कि नशे की बीमारी बुरे लोगों को होती है, ये गलत बात है। इस पे हम बहुत दफ़ा बात करते रहते हैं कि नशे की बीमारी इंसानों को होती है। इंसान अच्छे या बुरे हो सकते हैं। टीबी अच्छे या बुरे इंसान को हो सकती है, मलेरिया अच्छे या बुरे इंसान को हो सकता है, डायबिटीज़ अच्छे या बुरे इंसान को हो सकती है। इसी तरह नशे की बीमारी भी अच्छे या बुरे इंसान को हो सकती है। तो इसमें जब किसी को नशे की बीमारी हो जाती है तो उसमें फिर ऐसे बिहेवियर सामने आना शुरू हो जाते हैं जो कि बुराई की अलामतें हैं, जैसे झूठ बोलना, जैसे वादे तोड़ना, जैसे जराइम करना सो कॉल्ड, जैसे कानून को तोड़ना, जैसे एग्रेशन करना, जैसे गिरबान को पकड़ना। ये नशे के इस्तेमाल की वजह नहीं है, उसका नतीजा है। नशे की बीमारी मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये भी साबितशुदा नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये बड़े चालाक लोग होते हैं, इनको हम इज्जत से ज़हीन लोग कहते हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ये चालाक पहले नहीं होते, ये चालाकियाँ बाद में आती हैं ज़रूरत के मुताबिक। ज़रूरत, जैसे ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, इसी तरह चालाकियाँ भी ईजाद की माँ होती हैं। हाँ, चालाक होने का मतलब
या ज़हीन होने का मतलब ये नहीं है कि वो अक्ल वाले भी हैं। अक्ल वाला वो होता है जो ठहराव के साथ सोचता है और फिर फैसला करता है, और ज़हीन वो होता है कहता है कि मैं फैसला अभी कर लेता हूँ, अगर इसका नतीजा कोई बुरा निकलेगा तो मैं संभाल लूँगा, मैं इसके मनफी नताइज को संभाल लूँगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जो मर्जी से आता है वो अगले दिन कहता है देखो जी मैं अपनी मर्जी नाल आया तो सामान मैं पैक किया है तो हुण मैं अपनी मर्जी नाल जा रहा, क्योंकि उसका ख्याल होता है कि मैं मर्जी से आया हूँ तो मैं मर्जी से जा भी सकता हूँ, ये उसका ख्याल होता है। और जो लोग घर से आते हैं वो इस चीज़ को एक माजी का हिस्सा बना लेते हैं कि होना सी या हो गया है तो हुण फजूल गल है कि अगर मैं कमा के मैं जाना है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब मैं घर से इनके साथ आया हूँ तो वो उसको उम्मीद नहीं होती कि मैं कहूँगा कि मैं जाना चाहता हूँ तो ये बोलेंगे जाओ। तो ये जो बात है ना, जो परसेप्शंस होते हैं, देखिए हमारे 90% पेशेंट जब आते हैं ट्रीटमेंट के अंदर तो वो सिगरेट नहीं मांगते। उसकी क्या वजह होती है भला? कि वो किसी को सिगरेट पीते हुए देखते नहीं चारों तरफ, और जब वो चारों तरफ किसी को सिगरेट पीते हुए नहीं देखते और उनको पता होता है कि हमें सिगरेट नहीं मिलेगा तो वो नहीं मांगते। तो इंसान बहुत सोच समझ के भी तो फैसले करता है। इसी तरह जो क्राइसिस इंटरवेंशन के ज़रिए आते हैं वो समझते हैं कि ये तो डन डील है कि तो इलाज में तो मैं हूँ। ये जो मिथ्स होती हैं, जो गलत फहमियाँ होती हैं, ये दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब ये बात यह है कि आम लोग ये समझते हैं कि अगर किसी मरीज़ की मर्ज़ी ना हो नशा छोड़ने की तो वो फिर नहीं छोड़ सकता, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता। लोगों को अपनी मर्ज़ी पर लगाने के तरीके होते हैं। क्यों जी भट्ट साहब, होते हैं कि नहीं कोई तरीके लोगों को मर्ज़ी पे होते हैं ना तरीके। एडवर्टीज़मेंट, सारी की सारी दुनिया की जो एडवर्टीज़मेंट है और मार्केटिंग है वो सारी इस चीज़ पे बेस करती है कि आप सही अप्रोच के साथ अगर काम करें तो लोग आपकी बात के पीछे चलना शुरू हो जाते। दुनिया में सैकड़ों दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों ने किसी की लीडरशिप के पीछे चल के तो सारी ज़िंदगी गुजार दी। लीडर ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही हो, लीडर बुरा भी हो सकता है। लीडर ऐसा हो सकता है जो कि किसी डाकुओं के गैंग का लीडर हो। देखें ना, अगर कोई डाकुओं का ग्रोह होता है, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि एक डाकू होता है और उसके पीछे छोटे छोटे निके निके बहुत सारे डाकू होते हैं, तो वो उनका एक लीडर होता है, गब्बर सिंह। तो लीडरशिप जो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ अच्छी है। लीडरशिप का मतलब है कि किसी को पीछे लगाना। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे मौलवी होते हैं जो लोगों को पीछे लगाते हैं, बहुत सारे सियासतदान होते हैं जो लोगों को पीछे लगाते हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी टीचर्स होते हैं जो लोगों को अपने पीछे लगाते हैं। बहुत से लॉयर्स होते हैं जो जजों को अपने पीछे लगा लेते हैं। 10-10 जज बैठे होते हैं, 10-10 जज बैठे होते हैं और एक लॉयर उन तमाम जजों को अपने पीछे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इंसानों को बातचीत के ज़रिए कायल किया जा सकता है या दूसरे इंसान आपको बातचीत के ज़रिए कायल कर सकते हैं। पहले तो आप समझ गए ना कि अगर कोई 10 लड़कों का ग्रुप है जो नशा नुशा करते हैं और वो आपको भी कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ नशा करो, तो वो पीछे तो लगा लेते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा काम तो नहीं है। तो लीडरशिप में अच्छे और बुरे काम दोनों होते हैं। जो लोग भी एडिक्शन में होते हैं, अगर वो अल्कोहल एडिक्शन में है तो वो 304 बीमारियां ऐसी हैं जिस्मानी और दिमागी जिनका वो शिकार हो सकता है। अगर कोई चरस एडिक्शन में है तो उसका दिमागी तवाज़ुन खो सकता है, साइकोसिस में वो जा सकता है। और अगर कोई आइस इस्तेमाल करता है या कोकेन इस्तेमाल करता है या रिटालिन इस्तेमाल करता है तो उसको पैरानोया हो सकता है, वो वहमी और शक्की और झगड़ालू हो सकता है। और लोग एक वक्त में एक से ज़्यादा जब ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो उनको बड़े शदीद ख़तरात होते हैं। जो लोग शराब पी के उसके बाद आइस या कोकेन करते हैं कि उसकी गुनूदगी में से निकलें, उनको हार्ट अटैक हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि
ये जो आजकल के दिन है ना थोड़े ख़तरनाक है सारे शहर में, और कोई ऐसी वार्निंग इशू नहीं कर रहा जैसी कि आजकल आप जब किसी को कॉल करते हैं तो एक वार्निंग आती है कि कोरोना से बचना है तो हाथ धोएं, मास्क पहने, अच्छा एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो कोई ऐसी वार्निंग होनी चाहिए न्यू ईयर के दिनों में 24 दिसंबर से शुरू होके 4 दिसंबर तक के वालदैन 4 जनवरी के वालदैन एहतियात करें और अपने बच्चों को सारा साल इस तरह निगहदाश्त देते हैं तो इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा निगहदाश्त दें ताकि उनके बच्चे अलग सुबह अपनी जान से हाथ ना धो बैठें। ख़ास तौर पर 31वीं की रात को बहुत सारे जो नौजवान हैं वो अपनी जान खो देते हैं और उनके साथी उनको उनके घर के बाहर छोड़ के तो भाग जाते हैं या अस्पतालों की एमरजेंसी में छोड़ के भाग जाते हैं। और अब तो अस्पतालों में एमरजेंसी फंक्शन भी नहीं कर रही क्योंकि कोरोना के दिनों की वजह से तो वो फंक्शन नहीं कर रही। तो थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी कि आप अगर जाएं अपने घरों में तो दूसरे लोगों को बताएं कि आइंदा कोई 8 दिन काफ़ी ख़तरनाक होंगे और सबको अपने बच्चों की हिफाजत का ज़िम्मा लेना होगा, अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी। देखिए, जो एक बात है, गाना है या डांस है या कोई भी चीज़ है या आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो बजाते खुद एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। डांस भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। डांस, इसमें कोई शक नहीं कि डांस एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और ये हर इंसान के अंदर होता है, हर इंसान के अंदर ये डांस होता है और वो खुद ब खुद उसको मूव करता है, म्यूज़िक उसको मूव करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूज़िक और डांस और खेल, क्रिकेट और आपस में बैठ के गप करना, आपस में बैठ के शेयरिंग करना, ये सारी बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की चीज़ें हैं। और आप सब हैं तो आप सब ने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर डांस किया होगा और नशे के बगैर किया होगा और ऐसा मौका होगा कि जिसमें सब ने इंजॉय किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत मज़े की चीज़ होती है, डांस बजाते खुद मज़े की चीज़ होती है। इसको किसी और चीज़ की हमायत की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपकी खुशियों पर आपका इख्तियार मौजूद है। अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी खुशियाँ आपके अंदर छुपी हुई हैं जिसे आपने एक्सप्लोर करना होता है। और जो चंद मिथ्स हैं जो कि अभी अभी आपको बताया कि ये मिथ्स हैं नशे की बीमारी के बारे में, तो मैं सबसे बड़ा जो पैगाम इस बारे में आपको अक्सर देता रहता हूँ और देना चाहता हूँ वो ये है कि हैरानकुन हद तक जो लोग इसको एक प्राइमरी क्रॉनिक इलनेस मान लेते हैं उनकी जान छूट जाती है, उनकी जान छूट जाती है। जो लोग इससे जान नहीं छुड़ाना चाहते, इस जिद्दोजहद से जान नहीं छुड़ाना चाहते, यानी नशे के ख़िलाफ़ जो जिद्दोजहद है, जो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि हमने ये जिद्दोजहद करते रहना है, तो उनकी जान छूट जाती है, वो फारिग हो जाते हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि जान क्यों नहीं छूट दी, जान क्यों नहीं छूट दी, और हर रोज़ तड़पते रहते हैं कि किधर जान छूटेगी, उनकी जान नहीं छूटती। इसको हम पैराडॉक्स कहते हैं कि जो लोग तैयार हो जाएं इस लाइफ लॉन्ग जिद्दोजहद के लिए कि नशे से निजात की जिद्दोजहद हम करते रहेंगे, चाहे कितने झटके लगें, चाहे कितनी मुश्किलात हों, चाहे कितनी ठोकरें लगें, हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम नशे से निजात की जिद्दोजहद करते रहेंगे। जो लोग दिल से हमेशा के लिए नशे के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद को कबूल कर लेते हैं, उनकी जिद्दोजहद वहीं ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले वो हैं जो मुक्ति पा लेते हैं। मुक्ति समझते हैं आप? निजात पाए, फिर वो बात ख़त्म हो जाती है, वो उनको ये जिद्दोजहद जो है फर्दर नहीं करनी पड़ती। और जो लोग तड़पते रहते हैं कि
फौरी तौर पर आज ही अभी किसी तरह से ये ठीक हो जाए, मैं तंग आ चुका हूँ, ये ठीक क्यों नहीं होता मसला, मैं दुखी हो गया हूँ, मेरी बस हो गई है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, तो देखने में ये आता है कि फिर उनकी जान नहीं छूटती। और हमारे सामने जो भी क्लाइंट्स आते हैं या जिनसे भी बातचीत होती है वो इन दो एक्सट्रीम्स पे होते हैं, इन दो एक्सट्रीम्स पे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो ये सोचते हैं कि उनकी जान आज अभी छूट जाए किसी तरह से, वो बिलखते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, तो उनकी जान नहीं छूटती। और जो लोग कहते हैं कि प्राइमरी क्रॉनिक है तो है, जो इस लंबी जिद्दोजहद को करने के लिए तैयार हैं, तो उनकी जिद्दोजहद उसी दिन मैंने ख़त्म होते देखा है। ख़ास तौर पर जब आपका बच्चा ठीक नहज पे चल रहा होता है, नशा छोड़ के सही रास्ते पे चल रहा होता है, यानी जब भी आपका बच्चा नशा छोड़ के एक सही नहज पे चल रहा होता है, तो आप ये दिन नहीं कभी देखना चाहते कि वो दोबारा गिरे। मुझसे पूछें तो मैं बोलूँगा कि इम्कान तो है। अगर मैं कहूँ कि इम्कान तो है, और अगर आप इसको तस्लीम कर लेते हैं कि इम्कान है, तो अगला सवाल ये है, देन व्हाट विल यू डू। उनसे अगला सवाल मेरा होगा, देखिए नॉर्मली जब किसी पेरेंट्स को ये बात कहा जाए, बोले कि जी हुणे 6 महीने हो गए ने ते नशा बिल्कुल नहीं कर रहा, बड़ा नेक हो गया है, नमाज़ा भी पढ़ रहा है, रोटी भी टाइम सिर खा रहा है, सौंदा भी टाइम सिर है, हुण ते नहीं हो सकता ना। तो मैं उसे बोलूँगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, इम्कान तो है। नोबडी नोज़, कोई बंदा नहीं ये जानता जो आपको पक्का बता सके, कोई बंदा नहीं जानता, कोई इंसान नहीं जानता जो आपको कह दे कि नहीं जाके जाओ आराम नाल, नहीं कुछ नहीं होता। जो भी बंदा ईमानदार होगा बोलेगा कि मुझे नहीं पता, ऐसा हो सकता है। अगर वो चाहे तो थोड़ा बहुत उसको अंदाज़ा हो सकता है। रिलैप्स के जो इशारे होते हैं 37 इशारे होते हैं, 37 इशारे होते हैं रिलैप्स के। सब पेरेंट्स के दिल में ये बात होती है कि जितने दगे तुमने मुझे पहले दिए हैं वो अब नहीं दोगे, और मेरे साथ तुम बहुत ही अच्छा मोमनों वाला रवैया रखोगे, लेन देन रखोगे, और वो 5-6 साल रखोगे, तो फिर मैं तुम पे एतबार करूँगा। असल मसला ये है कि ये तुम पे एतबार करने का मसला नहीं है, ये बीमारी पे एतबार करने या ना करने का मसला है। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये बच्चे हमारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ये इम्तिहान में फेल होना चाहते हैं कि पास होना चाहते हैं। कोई किसी वालिदैन के ज़हन में ये ख्याल होता है कि मेरा बच्चा वैसे ना फेल होना चाहता है। बच्चा फेल नहीं होना चाहता, लेकिन अगर वो क्लास में नहीं जाता, अगर वो कैफेटेरिया में जाता है, अगर वो पढ़ता नहीं है, अगर वो वक्त ज़ाया करता है, अगर वो ठीक टाइम पे सोता भी नहीं है, तो फितरी तौर पर वो नहीं भी चाहता तो वो फेल होगा। अच्छा, अभी अगर कोई बच्चा रिकवरी में है और रिकवरी से मुतल्लिका काम नहीं करता, रिकवरी से मुतल्लिका काम नहीं करता, तो उसको 2 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, तो जो काम वो करता था रिकवरी से मुतल्लिका वो भी अब छोड़ देता है, और फिर उसको 1 साल हो जाता है, तो जो काम उसको करने चाहिए थे नशे से रिकवरी के लिए, वो जो बाकी 2 करता था उसमें से भी 1 छोड़ देता है, और फिर उसको 10 साल हो जाते हैं, और वो जो 1 काम वो करता था रिकवरी में रहने के लिए वो भी छोड़ देता है कि अब मुझे 10 साल हो गए, तो वो रिकवरी से करीब तरीन नहीं है, वो रिकवरी से दूर है, वो रिलैप्स से करीब तरीन है। सिंपली ये एक बीमारी है जिसमें जो भी हमारा बच्चा जाता है उसके अंदर किरदार की खामियां आनी शुरू हो जाती हैं, करैक्टर डिफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। वो झूठ बोलता है, वो वादे पूरे नहीं करता,
और वो बदकलामी करता है, वो हाथापाई करता है, वो धमकियां देता है, वो वीटो थ्रेट्स देता है, वो कीटो थ्रेट्स देता है, वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये गलत चीज़ें जमा कर लेता है। और जब वो बहाली का सफ़र शुरू करता है तो वो अपने हर रोज़ झाड़ता है, करैक्टर डिफेक्ट्स झाड़ता है। और अगर वो करैक्टर डिफेक्ट्स झाड़ता है तो इसका मतलब है कि वो रिकवरी से करीब होता जा रहा है। और अगर वो रिकवरी से मुतल्लिका जो टास्क हैं, जिसको हम रिकवरी हाइजीन कहेंगे, आपको अंदाज़ा आता है रिकवरी हाइजीन, जैसे कि आप अपनी जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल होते हैं, हाइजीन होती है, जो सफाई सुथराई होती है, तो रिकवरी की भी एक हाइजीन होती है कि वो क्या करता फिरता है। वो क्या करता फिरता है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कि उसको कितना अरसा हो गया कि उसने नशा नहीं किया। फिर वो कहता है 6 महीने हो गए मैं नशा नहीं किया, तो अब तो मैं पुराने दोस्तों से मिल सकता हूँ, ट्रस्ट करें मुझ पे, मुझे ट्रस्ट करें मुझ पे। तो आप सिंपली कहते हैं कि ये तुम पे ट्रस्ट करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी पे ट्रस्ट करने या ना करने का मामला है। और ये मैं आपको बताऊं कि दिल धक से बैठ जाता है मेरा जब मैं ये सुनता हूं कि फ़लाँ पेशेंट जो है वो फॉल्टर कर गया है, या उसने स्लिप किया है, या उसने रिलैप्स किया है। चूँकि ऐसी खबरें मुझ तक आती हैं, क्योंकि मेरे से मुतल्लिका ये खबरें हैं, तो दिल धक से बैठ जाता है। और फिर हम अपने अंदर से सोचते हैं कि नाउ व्हाट टू डू, देयर हैज़ टू बी अ लाइन ऑफ एक्शन। तो मुझे ये बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता आपका बच्चा जो रिकवरी में है, अगर वो रिलैप्स में जाता है या दोबारा नशा करता है, तो उस सदमे के बाद जो उसका झटका लगने से होती है, तो फिर व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? कोई बताएगा? व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? ये कितनी बड़ी बदशगुनी है, भूल जाइए। हमने देखा है कि ये पैराडॉक्स है, जितना हम बदशगुनियों से डील करेंगे, जितना हम उन चीज़ों को कबूल करेंगे जो मुश्किल लगती हैं, तो उतना ही हम महफूज होते चले जाएंगे। देखिए, सारी की सारी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अजम्पशन पे होती है। देखिए, हमने एक अपने मुल्क में एक फ़ौज रखी हुई है जो लाखों इंसानों पर मबनी है, जो एक बहुत बड़ा बजट खर्च होता है, लेकिन हमारी लड़ाई 4 दफ़ा हुई है। हमारी लड़ाई 4 दफ़ा हुई है। 65 की जंग आपको याद होगी, 71 की जंग आपको याद होगी, फिर कारगिल की जंग याद होगी, उसको भी 22 साल हो गए। ऐसे 2-4 गोलियां शोलियां कभी चल जाती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बताइए कि हमारे इंतजामात में कोई कमी आई है? इंतजामात में कोई कमी नहीं। अगर 1 साल जंग ना हो तो फिर इंतजामात हम क्यों करते हैं? अगर 5 साल जंग ना हो तो हमें चाहिए सारे पटाखे फोड़ दें, सारी ख़त्म कर दें, इंडियन फिल्में मंगा के देखें, खुद जाके उनसे मिलें। लेकिन हम कहते ठीक है, इस्लाम दुआ अच्छी हो गई आपसे, हम चौकस रहते हैं, हम एटम बम बना के रखते हैं, हम रात को भी चौकस रहते हैं। अभी आपको पता है कि रात को 3:10 पे अगर पता करें तो हमारी एयरफोर्स का एक यूनिट चौकस होगा कि अगर कोई उधर से जहाज़ उड़ता है, विद इन 2 मिनट्स वो भाग के जा रहे होते हैं, वो रास्ते में कैप पहन रहे होते हैं, वो रास्ते में जहाज़ में बैठ रहे होते हैं, एंड हियर दे गो। हालांकि कोई आसार नहीं थे, हालांकि अच्छा चल रहा था सिलसिला, और 20 साल गुजर गए, 22 साल अब गुजर गए कारगिल की जंग को, तो कैन वी रिलैक्स? नहीं ना। हमारी तैयारियां अपनी जगह पूरी होंगी और हमें पता होगा कि कोई भी ऐसी जुम्बश होगी, कोई भी चीज़ होगी, तो हेयर वी गो। तो मुझे बताइए कि अगर हमारा बच्चा इशारे दे रहा है, हमें वही ख़राब वाले इशारे दे रहा है, तो फिर हमें क्या करना होगा? जो पहले 100 दिन अंदर जैसे, वैसे ही 100 दिन बाहर। देखिए, 100 दिन आपने अच्छे गुजारे, कहते हैं हाँ जी, मैं को मुबारक हो।
फिर मैंने कहा 100 दिन बाहर गुजारे, आप रोज़ाना विलिंग वेज आए, 2 छुट्टियाँ की 100 दिनों में, 2 छुट्टियाँ खुद ली, छुट्टियाँ की या ली, क्योंकि ये स्कूल नहीं है। यहाँ से जो टीके रह गए 2 वो रह गए, जो टीके रह गए सो रह गए। और मैंने कहा कि आपने स्लिपरी लोगों से मुलाकातें की, तो मैंने कहा कि ये जो 100 दिन थे उसमें 30 डेज़ का इजाफा हो गया। हम आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हम आपसे सीधी सीधी इलाज मुआवजे की बातें कर रहे हैं, हम आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। यहाँ मैं जो मामले से डील कर रहा हूँ वो महज किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम या नंबर्स की बात नहीं है, वो गोल्ड मेडल की बात नहीं है, वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान का खेल है। ठीक, वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान का खेल है और उसको मुझे स्ट्रिक्टली ही लेना है। अगरचे मुझे डिसअप्रूवल मिलता है कि गल नहीं मानते तुसी, क्योंकि एक CEO की ज़िंदगी है ही ये। देखिए, आसान तरीका सिर्फ एक है वालिदैन के लिए जो आप दूसरों को बता सकते हैं। आप में से यहाँ जो लोग भी बैठे हैं और पेरेंट्स के तौर पर या फैमिलीज़ के तौर पर बैठे हैं, तो हर एक के 4-5 बहन भाई तो ज़रूर होंगे। तो उनको जाके बता दीजिए, अपने भतीजों भांजों को बता दीजिए, जो न्यूली मैरिड हैं उनको बता दीजिए कि आपने इस एडवेंचर में पढ़ना है, बच्चे पैदा करने के एडवेंचर में, तो बराए मेहरबानी इनकी हिफाजत कर लीजिए कि ये सिगरेट तक का सफ़र ना करें। आसान कुछ भी नहीं होता, आसान तरीका नहीं होता, इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। सिगरेट, इवन चाय, कोई भी आदत, उसका आसान तरीका कोई नहीं होता, उसका मुसलसल तरीका होता है। आसान या मुश्किल नहीं होता, मुसलसल होता है, मुसलसल। आपका बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है ना, तो सबसे पहले अपना जो बिलीफ सिस्टम बदल लें कि वो आपके सर पे कोई एहसान करता है। ठीक, ये बुनियादी तौर पर बिलीफ बदलना ज़रूरी है कि जो बच्चा आपका यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल जाता है, अच्छे नंबर हासिल करता है, वो आप पे कोई एहसान करता है। क्या हम सब वालिदैन इस तरह बिहेव नहीं कर रहे होते कि अगर तुम पढ़ते हो तो तुम हमारे सर पे एहसान करते हो, ये कोई हमारा काम है, ये कोई हमारा काम है जो तुम करते हो। कहते देखा मैं नंबर लेके नहीं दसिया। मैं ये कह रहा था कि जब आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, जब वो कॉलेज जाता है, जब वो यूनिवर्सिटी जाता है, तो आप कभी कभी उसे डेंटल सर्जन के पास भी लेके जाते हैं अगर उसकी दांत में दर्द हो, आप कभी कभी उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं अगर उसके पेट में दर्द हो, आप उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो जिन लोगों से मिलता है उन पे भी आप कड़ी नज़र रखते हैं। हम वापस आएंगे उस चीज़ के ऊपर कि वो जो दूसरे लोग होते हैं जो हमें बुरे लगते हैं, ये भी बुनियादी नज़रिया बदलने वाली बात है कि हमारा बच्चा है जो कि बहुत नेक है और वो कुछ और लोगों से मिलता है जो नेक नहीं है, बद है। ये नज़रिया ही गलत है। अगर आप में से किसी को कभी भी ये लगता है कि हमारा बच्चा है जो नेक है और वो दूसरे बच्चे हैं जो बद हैं और उनसे मिलता है, और आप उसे कहते हैं कि इन्होंने ना मिलिया कर, तो एक्चुअली ये सारा नज़रिया गलत है। असल बात यह है कि वो कुछ बच्चे हैं जो बद हैं और वो मेरा बच्चा है जो बद है, और वो आपस में मिलके बदी के मंसूबे बनाते हैं। और वो जो बच्चे हैं जो बद हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं और वो मेरे इख्तियार में भी नहीं है, पर वो जो बच्चा है जो बद है, वो जो मेरा बच्चा है वो मेरे इख्तियार में है अभी, और मैं उसका कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये आगे बढ़ता रहे, स्कूल से कॉलेज में चला जाए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी चला जाए। तो मुझे ये बताइए कि अगर हर दफ़ा जब भी 1 महीना गुजरता है या 2 महीने गुजरते हैं और कोई वालिदैन अपने बच्चे को कहते हैं कि ज़रा टेस्ट देना, यूरिन टेस्ट, तुम्हारा यूरिन टेस्ट चाहिए, अब तुमने अगली क्लास में जाना है या अगले महीने की तालीम के लिए जाना है, तो मैंने तुम्हारी सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेमेस्टर की फ़ीस जमा कराऊं, तो फिर तुम्हें यूरिन सैंपल देना होगा जो कि क्लियर हो। नहीं, चाहे तो आ सकता है ना, वो तो डिपेंड करता है ना कि आपने उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है, आपके मीन्यू में क्या है, आपके मीन्यू में क्या है। जी, आपके मीन्यू में जो चीज़ है उसको
वो चेक किया जा सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है और उसके वालिदैन उसको कहते हैं कि यूरिन दे दें अपना, हमारे साथ चले लैब में और आपका यूरिन सैंपल देने का वक्त हो गया है, तो क्या होगा? बच्चा रिटेलिएट क्या कहेगा? वो कहेगा कि आप लोगों को मेरे ऊपर एतबार नहीं है। आप बोलेंगे कि इसमें एतबार की तो बात ही कोई नहीं है, ये तो हेल्थ केयर प्रिकॉशन है। बच्चा कहेगा कि आप लोग मुझे कुछ समझते नहीं, मतलब मैं आप लोगों का एक टुकड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपके पास कोई आंसर होना चाहिए ना कि हम एक स्ट्रक्चर के अंदर चल रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा कोई सिगरेट यूज़ या ड्रग यूज़ है कि नहीं। तो मुझे बताइए कि अगर वक्तन फ़वक्तन जी वो कहेगा जी तुसी मेरे ते शक कर दियो, अब मैं करके दिखाऊंगा। मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, मुझे बताइए कि अगर आपसे किसी ने 12 साल की उम्र में यूरिन सैंपल मांगा होता बगैर किसी वजह के कि हम इसका टेस्ट कराना चाहते हैं कि तुम्हारे यूरिन में कोई ड्रग्स तो नहीं है, तो आप क्या कहते? दे देते? नहीं कर रहे होते तो दे देते। हमेशा 100 रुपए की बात करता है, ठीक? नहीं कर रहे होते तो दे देते, लेकिन अगर कर रहे होंगे तो फिर लड़ाई करेंगे, फिर फड्डा करेंगे। तो अगर मुझे बताइए कि टेस्ट होता रहता है और रैंडमली होता रहता है, तो उससे ये भी पता चल जाता है कि आपकी जो रिट है वो अपने बच्चे के ऊपर सलामत है। इफेक्टिव होना, बाख्तियार होना, इफेक्टिव होना। अगर कोई CEO हो और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी कमांड नहीं मानते, उसका हुक्म नहीं मानते, उसकी बात नहीं मानते, तो कितने दिन लगेंगे उस कारोबार को नीचे जाते? बहुत जल्दी जाएगा। तो माँ बाप की रिट औलाद के ऊपर अगर शुरू से ही हो, अगर वो कहता है कि जी मैंने ये खिलौना लेना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, और आप सारे खिलौने उसको ले देते हैं, तो फिर रिट है कि नहीं है? रिट तो है लेकिन बच्चे की है। तो अगर एक वर्ड में कि माँ बाप बच्चे के साथ अपनी रिट को एस्टेब्लिश करें और उसे जारी रखें, अगर हुकूमत की रिट ना हो तो क्या होता है? मुल्क नहीं सही चलता, अदारा भी सही नहीं चलता अगर रिट। तो अगर रिट कायम कर लें, और अगर अभी भी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जा रहे हैं, कल सुबह उठ के लाहौर के तमाम वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं कि यूरिन सैंपल दो, और वो कहते हैं कि हमने यूरिन सैंपल नहीं देना, तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारी फीस नहीं दे सकते, फिर तुम्हारे यूनिवर्सिटी के अखराजात हम नहीं उठा सकते। अगर तो वो पढ़ना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो कहेगा जी मेरा यूरिन चेक करें और मेरी फीस दें, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो कहता है मैं तुहाडे लई करना, तुहाडा काम है जड़ा मैं करना, अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहता तो फिर कम अज़ कम बिला वजह कहते हैं ना पढ़ या पिंजरा खाली कर। साइंस ने ये पता चलाया कि माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता, उनको एग्जोनरेट कर दिया, महल्लेदारों का कोई कसूर नहीं होता, किसी और शख्स का कसूर नहीं होता, ये जीन्स का मामला है। जहाँ जीन्स का मामला होता है, यानी अंदर की नशे की बीमारी की बात कर रहा हूँ, नशा करने के फेल की बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं नशे की बीमारी की बात कर रहा हूँ कि नशे की बीमारी का ताल्लुक तो जीन्स से है, और नशा करने से ताल्लुक मरीज के माहौल का है, उसमें वालिदैन का भी थोड़ा बहुत हिस्सा हो सकता है। घरों में शराब की पार्टियां भी होती हैं, जहां जो फ़राइज़ वालिदैन के हैं जब वो पूरे नहीं करते तो दूसरा कोई आके कैसे करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बात को अगर आप समझना चाहते हैं, आज की एक बात को, कि जहां आपकी रिट बनती है, जहां आपका मौसर होना बनता है, वहाँ कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी रिट के ऊपर कभी सौदा ना करें। अगर आप माँ हैं या बाप हैं या माँ बाप हैं या आप CEO हैं या आप किसी अदारे के सरबराह हैं या आप गवर्नमेंट के सरबराह हैं, अगर आपकी रिट नहीं है तो सिवाय तकलीफ़ के उसमें से कुछ और नहीं निकलता। रिट होगी तो बात बनेगी।
और रिट जो रिट है ये इस्टेब्लिश करना एक सीखने का काम भी है, हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप, सबसे पहली बात यह है कि आप भी रिट को माने, यानी जो बंदा चाहता है कि उसकी रिट नीचे लोग माने, ऊपर वालों की रिट वो माने। आप देखिए फौज के अंदर ये मसला कभी भी पैदा नहीं होता, डिसिप्लिन फोर्स इसीलिए उसको कहा जाता है कि ऊपर वाला हुक्म देगा, नीचे वाला बात मानेगा, नीचे वाला हुक्म देगा, उसका नीचे वाला बात मानेगा। कोई बच्चा घर में ऐसा नहीं करता कि बड़े भाई ने कोई बात कही है तो वो मान ले, वो कहता तू कौन है, और माँ बाप की बात भी नहीं मानता। तो इसीलिए सिविलियंस के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, कमांड को फॉलो करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि कमांड को फॉलो करने की वजह से ही उनकी सुप्रीमेसी होती है। अगर सिविलियन भी कमांड को फॉलो करना शुरू कर दें, ऊपर वाले की बात माने, माँ बाप की बात माने, टीचर्स की और बॉस की बात माने, तो सिविलियन जो है उससे कहीं ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने बड़े रिसेंटली नशा शुरू किया बच्चे ने, तो उसका इलाज में आना ज़रूरी नहीं, उसके पेरेंट्स का आके ये सीखना ज़रूरी है कि अपने बच्चे को अब आप वापस कैसे लाएं उस दुनिया से। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो वालिदैन के ज़रिए ही अपनी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पे ले आते हैं। जब कोई लोग यूज़र्स होते हैं और माँ बाप उनके, अगर उनकी रिट चलती है, अगर माँ बाप उन्हें कहे कि एक गिलास पानी दो तो वो कहे कि जी मैं तो नहीं देता, मैं कोई नौकर लगा हूँ, तो इसका मतलब है कि रिट कोई नहीं है, क्योंकि ये बातें घरों में ही होती हैं। तो ये जो मिथ्स हैं इनको समझ लें। और सबसे बात एक जो आपने घर लेके जानी है वो ये है कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि ये प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। हमें ये बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये दिल शिकनी की बातें लगती हैं, ये बदशगुनी की बातें लगती हैं, लेकिन हमें पता है कि इसी में आपकी फलाह है। इसलिए आपके सामने ये बात कर देते हैं कि अगर आपको ये कहा है कि ये लाइफ लॉन्ग जिद्दोजहद है, तो आप इसे लाइफ लॉन्ग जिद्दोजहद समझ के तो चल पड़ें। लेकिन अगर चंद कदम चल के आपको पता चले कि साढ़ा तो काम हो गया है, तो आपको कैसा फील होगा? अगर मैं आपको कहूँ कि ये ताज़िंदगी जिद्दोजहद है और आप मान लेते हैं, लेकिन चंद कदम चलने के बाद आपको लगता है कि मेरा तो मसला हल हो गया है, तो अब आपको क्या फील होगा? हाँ, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। क्योंकि हमने देखा है कि जिसने डीप डाउन ये मान लिया कि ये लाइफ लॉन्ग जिद्दोजहद है, उसकी जिद्दोजहद वहीं ख़त्म हो जाती है। और जिसने ये ज़िद की कि नहीं, मुझे आज सिंगल शॉट के बाद निजात चाहिए नशे की अपने बच्चे में, तो यही है वो बंदा जो स्ट्रगल करेगा। अभी कल हम किसी जगह बैठे हुए थे, ज़्यादातर डॉक्टर्स थे, तो हमने एक बात की कि अगर कल पाकिस्तानी माहौल में वैक्सीन आ जाएगी तो कौन कौन लगवाएगा। 12 के करीब डॉक्टर्स बैठे हुए थे और कुछ लोग और भी थे सियाने समझदार। तो वहाँ ये बात हुई कि अगर कल वैक्सीन आ जाती है पाकिस्तान, तो यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं कोरोना की वैक्सीन कौन इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं करेगा। मैंने कहा था कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं जो जिद्दोजहद कर रहा हूँ पिछले 8 महीने से जब से कोरोना आया है, मैं वो जिद्दोजहद करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस जिद्दोजहद का जो समर है वो वैक्सीन से ज़्यादा है। वहाँ 60% लोगों ने कहा कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम लगवाएंगे, और स्प्लिट ओपिनियन था, लोगों का स्प्लिट ओपिनियन होता है। एक बात और किसी जगह डिस्कस हो रही है, जहां मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा क्वारंटीन बनाना चाहिए कि जहां उन लोगों को वेलकम करे गवर्नमेंट जो अपने आप को कोरोना एक्सपोज करना चाहते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि कोरोना को सक्सेसफुली आसानी से फेस कर सकते हैं। लाइक 30 ईयर का कोई बंदा जिसको कोई बीमारी नहीं है और जो अच्छा सेहतमंद बंदा है, वॉक करता है, वर्जिश करता है, तो कोरोना एक्सपोज करे ताकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। हर्ड इम्यूनिटी या
खौफ दूर करना, क्योंकि अगर आप ऐसा एक क्वारंटीन बना देते हैं, ऐसी जगह बना देते हैं जहां 30 साल के लोग एंटर होते हैं और उसके अंदर बंदोबस्त है कि उनको कोरोना के वायरस से ख़ुद एक्सपोज किया जाए, उनको कोरोना कराया जाए और फिर देखा जाए कि वो कैसे ओवरकम करते हैं, और अगर उनको कोई मुश्किल होती है तो उनका इलाज किया जाए, और जब वो सेहतमंद हो तो दूसरे दरवाजे से उनको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अगर पता हो कि ऐसी जगह पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं और सेहतमंद हो के बाहर निकल रहे हैं कोरोना वैक्सीन से ज़्यादा, अगर कोरोना की आप समझ लें कि इम्यूनिटी काम नहीं करती तो वैक्सीन की कितनी करती होगी, उससे भी बहुत कम। तो मुझे ये बताइए कि जब लोग किसी चीज़ से डरना छोड़ देते हैं तो वो चीज़ दुमदुमा के आगे भागना शुरू हो जाती है, और जब तक लोग डरते रहते हैं तो फिर वो जिस चीज़ से डरते हैं वो हो के रहती है। माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप वैसे ही बड़ा रेजिलिएंट ग्रुप हैं। आप रेजिलिएंट का मतलब होता है जिनके अंदर दम होता है, क्योंकि जो लोग जिद्दोजहद करते हैं अपने बच्चों के साथ वो बड़ा रेजिलिएंट ग्रुप होते हैं। ऐसे लोग जो कि हेल्दी ग्रुप है, 30 इयर्स का ग्रुप है, सेहत अच्छी है, उनको पिछले 2-4 साल में कोई बीमारी भी नहीं हुई, तो उनको जरासीम जो है एक्सपोज करते हैं और फिर देखते हैं कि वो उन्होंने कैसे मुकाबला किया, और अगर उनको कोई बीमारी हो तो वही सारा बंदोबस्त है कि उनका फिर इलाज भी हो जाए और वो सेहतमंद होकर बाहर चले। तो इस रिसर्च से भी अब सुनने में आया कि ऐसा होने वाला है। हर बीमारी वक्त के साथ साथ उसका इलाज दरियाफ्त होता है। जैसे 300 साल में नशे की बीमारी के इलाज दरियाफ्त हुए, यानी जो कुछ भी आज दुनिया में कहीं भी कोई नशे की बीमारी के बारे में कर रहा है, ये सब कुछ पिछले 300 साल में दरियाफ्त हुआ है। और कोरोना की बीमारी अभी नई नहीं है, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। और जो इत्तेफाक की बात है कि बहुत ही मॉडर्न मुल्क हैं, जैसे यूके बहुत ट्रबल में है, अमेरिका बहुत ट्रबल में है। अब कुदरत का निज़ाम है कि हमारे यहाँ लोगों में दम है। आपको पता है कि जो कोरोना का टेस्ट है इसकी जो एक्यूरेसी है वो 75% है। 4 में से तो 3 टेस्ट ही गलत होते हैं। तो जब 4 में से 3 टेस्ट गलत होते हैं तो मुझे बताइए कि फिर वो क्या आप कहेंगे। और फिर कोरोना जिसको होता है वो बंदा हो सकता है जो कि आपके सामने बेहतरीन सेहत के साथ खड़ा हो, या वो बंदा हो सकता है जो वेंटिलेटर पे हो। दोनों को कोरोना है। तो कोरोना की भी तो ग्रेडिंग 1 to 100 की है ना। कोरोना कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो सबको एक जैसा होता है, जैसे पहचाना जा सके। तो बड़े लोग हैं जो कोरोना को वो उसमें से गुजर चुके हैं और उनको खुद भी पता कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।